अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ये क्या हाल है आप लोगों के? अच्छा, लास्ट टाइम हमने सिंप्लीफाइड डीएस को देखा था। सिंप्लीफाइड डीएस में हमने उसकी वर्किंग भी देख ली थी, उसके राउंड ऑपरेशन चला के देख लिए थे। दो राउंड होते हैं बेसिकली सिंप्लीफाइड डीएस के अंदर। तो आज हम स्टैंडर्ड डीएस को देखेंगे, लेकिन इसको चलाएंगे नहीं। इसको थोड़ा सा हम कंपेयर करेंगे। जो सिंप्लीफाइड डीएस था, जो कि एजुकेशनल वर्जन होता है एक डीएस का, तो वो वाली चीज़ें क्या स्टैंडर्ड डीएस में भी हमें नज़र आ रही हैं या उससे कोई चेंज है इसमें? आपको कोई क्वेश्चन हो लास्ट वाले टॉपिक में से तो आप पूछ सकते हैं पहले। आज इंशाल्लाह हम डीएस का ओवरव्यू कंप्लीट करने के बाद एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड को देखेंगे, और उसमें से एक असाइनमेंट भी होगी, वीकली असाइनमेंट। तो वो वीकली असाइनमेंट कोशिश करें कि सब सबमिट करें, क्योंकि जो चीज़ जिसकी मिस होती जा रही है वो रिपीट नहीं होगी, वो फिर वो वाले मार्क्स उसको नहीं मिलेंगे डेफिनेटली। तो जो भी आपको टास्क मिल रहे हैं कंप्लीट करें। और दूसरी बात, क्योंकि अभी ये मैं टॉपिक स्टार्ट नहीं करने जा रहा हूँ प्रोजेक्ट का, क्योंकि अभी सिर्फ 8 स्टूडेंट अवेलेबल हैं। जैसे ही थोड़े से ज़्यादा आ जाते हैं फिर मैं बात कर लूँगा कि अभी तक किसी ने प्रोजेक्ट प्रपोजल पे सीरियस नहीं हुए, तो मैं कट ऑफ डेट लगा दूंगा। और वो डेफिनेटली कट ऑफ डेट कल रात तक ही होगी, उसे अगले वीक तक नहीं होगी। तो जिन्होंने सबमिट करना है तो वो अपना काम करेंगे, नहीं किया तो मैं भी रिलैक्स होकर साइड में बैठ जाऊंगा, और बाकी स्टूडेंट्स विदाउट प्रोजेक्ट ये कोर्स कंप्लीट करने की तरफ चलेंगे फिर। तो बहरहाल अभी स्टूडेंट आते हैं तो मैं डिटेल में बात कर लेता हूँ उस पर। सो जिस तरह मैंने लास्ट टाइम बताया था कि डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड 1977 से स्टैंडर्ड बनाया था, निस्ट ने बनाया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, यूएस ने। और ये तकरीबन 20 साल तक चलता रहा है। फर्स्ट टाइम जो लिटरेचर में आ रहा है कि इसको जब ब्रेक किया गया था तो 1997 में किया गया था। ठीक है। तो उसके बाद लेकिन उसमें काफ़ी सारा टाइम कंज्यूम हुआ था, मेनी मंथ्स, काफ़ी सारे मंथ्स जो थे वो लग गए थे। लेकिन फिर एक और सिस्टमेटिक अप्रोच की गई, और 1998 में फिर इसको ब्रेक किया गया विद इन अ फ्यू डेज। ठीक है। तो कुछ टाइम लगा था, कुछ दिन लगे थे, लेकिन इसको ब्रेक कर लिया गया था सेकंड टाइम। ठीक है। और थर्ड टाइम जब 1998 में इसको ब्रेक किया गया तो उस टाइम काफ़ी कंप्यूटेशनल पावर अवेलेबल थी, और रिसोर्सेज भी चीप थे, काफ़ी चीज़ें फेवर में थी इसको ब्रेक करने के। तो ये तकरीबन 22 आवर्स में ब्रेक हो गया था। तो उस टाइम ही से जो इंडस्ट्री है उसने इसको एडाप्ट करना छोड़ दिया था। ठीक है। और अल्टरनेट जो इसके आप जो अल्टरनेट ऑप्शंस हो सकते हैं उस पर सोचना शुरू कर दिया था। तो अल्टरनेट ऑप्शन फिर एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड था, वो 2001 में इम्प्लीमेंट हुआ और अब तक चल रहा है। तो हम जब एईएस की डिटेल देखेंगे तो उसमें उस पर बात कर लेंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई हैं, इस पे हम बात नहीं कर रहे। अच्छा, डीएस इज़ अ ब्लॉक साइफर। ठीक है। और ये इसका तरीक़ेकार है जिस तरह बाकी ब्लॉक साइफर्स होते हैं। प्लेन टेक्स्ट का एक ब्लॉक आता है। ठीक है। और एल्गोरिदम चलता है। ठीक है। और वो हमें साइफर टेक्स्ट जनरेट करके दे देता है। ठीक है। अच्छा, इसमें याद रखिएगा कि 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट होता है, और 56 बिट की होती है। स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, जबकि हमने उसमें जो सिंप्लीफाइड डीएस में देखा था उसमें 8 बिट का प्लेन टेक्स्ट था हमारे पास, और 10 बिट की थी सिंपल। ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो ब्लॉक साइज है देट इज 64 बिट, और की जो है वो
56 बिट की है, 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट है। सॉरी। अच्छा, ये इसका तरीकेकार है कि राउंड की जनरेशन का तरीकेकार हमने देख लिया था कि एग्जैक्टली हमारे पास क्या होता है, 56 बिट की होती है हमारे पास, और उसको फिर हम 48 बिट की कीज के अंदर कन्वर्ट करते जाते हैं। और कितनी कीज बनेंगी, जितने नंबर ऑफ राउंड्स होंगे। जिस तरह लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमने सिर्फ दो कीज, राउंड कीज जनरेट की थी क्योंकि दो राउंड्स हमने चलाने थे। लेकिन यहाँ पर देखें, ये 16 राउंड्स तक की जनरेट होगी, ठीक है। और की जनरेशन का जो जो मैकेनिज्म था वो वही है जो हमने सिंप्लीफाइड डीएस के अंदर देखा था। तो इस जो की जनरेशन राउंड जो है, की जनरेशन एल्गोरिदम, इसको 56 बिट की इनपुट देते हैं और ये 48 बिट की हमारे पास आउटपुट देता है। और कितनी आउटपुट होगी, जितने हम राउंड चला रहे हैं। इस केस में 16 राउंड है, ठीक है। तो फिर हमारे पास इधर 64 बिट की इनपुट होती है। तो आईपी इनिशियल परमुटेशन करने के बाद हमारे पास जितने राउंड्स होते हैं, हर राउंड में राउंड फंक्शन चल रहे होंगे, ठीक है। तो टोटल 16 राउंड्स होते हैं स्टैंडर्ड डीएस के। तो 16 राउंड तक जो राउंड फंक्शंस हैं, जो कि हमने लास्ट सिंप्लीफाइड डीएस के भी देखे थे, वही होते हैं इसमें। और वो 16 राउंड चलने के बाद फिर फाइनल परमुटेशन या इनवर्स परमुटेशन भी हम कहते हैं उसे, ठीक है। आईपी इनवर्स जो हमने लास्ट टाइम देखा था, तो वो फाइनल अप्लाई करने के बाद हमारे पास साइफर टेक्स्ट जनरेट हो जाता है। तो ये एक सिंपल अप्रोच है इसकी। ये परमुटेशन का तरीकेकार दिया हुआ है, ठीक है। जिस तरह हमने इनिशियल परमुटेशन की टेबल देखी थी, ये भी वही है, लेकिन थोड़ी सी एक्सटेंडेड है क्योंकि इसमें 64 बिट तक की बात की गई है। उसमें सिर्फ हमारे पास थे जो 8 बिट थे हमारे पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें और क्या चीज़ है, राउंड फंक्शन वही है हमारे पास, ठीक है। कि सबसे पहले वाला जो फंक्शन होता है वो हम परमुटेट कर रहे होते हैं, ठीक है। स्वैपिंग भी सी के अंदर आ जा सॉरी वो सब्स्टिट्यूशन भी सी के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो की के साथ मिलकर एक फंक्शन ने रन होना होता है। जब फंक्शन अपने आउटपुट देता है तो फिर स्वैपर चलता है, ठीक है। स्वैपिंग भी हमने देख लिया था कि एक राउंड से दूसरे राउंड में जाने के लिए हम स्वैपिंग कर रहे होते हैं। जो पहले वाली जो राइट बिट होती है, जब राउंड कंप्लीट होता है तो वो राइट साइड की जो बिट्स होती हैं वो लेफ्ट साइड बन जाती है, और जो लेफ्ट साइड की बिट्स होती हैं वो राइट साइड बन जाती हैं। तो स्वैपर भी चल रहा होता है, स्वैपिंग भी इसमें परफॉर्म हो रही होती है। अच्छा, जो इसमें मेन कंसर्न है वो ये हमारे पास है, सबसे पहले जो एक्सटेंडेड परमुटेशन थी उसमें हमारे पास क्या थी, 4 बिट से 8 बिट एक्सटेंडेड परमुटेशन हो रही थी, ठीक है। तो इसमें एक्सटेंडेड परमुटेशन क्या हो रही है, 32 बिट से। 32 बिट्स क्यों है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर जो इनिशियली ये ब्रेक हो रहा है, 64 को दो हाफ में किया गया है। 64 का मतलब है कि एक हाफ 32 बिट का होगा, दूसरा भी 32 बिट का होगा। इसी वजह से यहाँ पर जो एक्सटेंडेड परमुटेशन है, ईपी जो है, वो 32 बिट में से 48 बिट ले आ रहे हैं। तो 48 बिट क्यों ले आ रहे हैं, अब 48 बिट इसलिए ले आ रहे हैं क्योंकि 48 बिट की हमारे पास की है, ठीक है। ये देखें, क्योंकि की के साथ उसने जोर होना होता है, और जोर के लिए हमारे पास कंडीशन ये कि दोनों जो वैल्यूज है सेम लेंथ की होनी चाहिए। तो जो 32 बिट की हमारे पास एक हाफ होता है, उसको फिर एक्सटेंड करके एक्सटेंडेड परमुटेशन अप्लाई करने के बाद उनको 32 बिट में कन्वर्ट कर दिया, सॉरी 48 बिट में कन्वर्ट कर दिया जाता है फ्रॉम 32 बिट, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन परमुट ये हमारे पास दिया हुआ है, तो इसको हम अप्लाई नहीं कर रहे। फिर हमारे पास था सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन के लास्ट टाइम मैंने आपको जो पेपर में मैंने दिया हुआ था क्वेश्चन, वो भी मैंने आपको दिखाया था कि हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि जो 8 सब्स्टिट्यूट बॉक्सेस होते हैं हमारे पास, और उनके हर एक की इनपुट 6 बिट होती है और आउटपुट 4 बिट होती है। तो वो हमने मैनेज करने होते हैं। क्वेश्चन भी मैंने आपको दिखा दिया था उसका। तो ये मेरे पास बॉक्सेस बने हुए, एस बॉक्स 1 2 से लेकर 8 तक, ठीक है। तो ये आपको मैं दे दूंगा ये फाइल भी आज इंशाल्लाह। तो अगर पेपर में या कोई इस तरह से क्विज वगैरह या असाइनमेंट में आता है तो आपने ये सब्स्टिट्यूट बॉक्सेस यूज करने हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें 4/16 का मैट्रिक्स होता है। 4/16 का मैट्रिक्स क्या है, 4 रोज है,
एक दो तीन चार, ये 4 रोज है और 16 मेरे पास कॉलम्स है। ठीक है, 4/16 का मैट्रिक्स होता है। तो जो 4, ये टोटल 6 मेरे पास इनपुट्स हैं इसकी, एस बॉक्स की, जो पहले वाली बिट है और जो लास्ट वाली बिट है, इन दोनों को एज अ रो कैलकुलेट में करता हूँ। और जो बीच वाली 4 बिट्स है इसको मैं कॉलम करता हूँ, क्योंकि 4 का मतलब क्या है, 2 पावर 4 16 बनते हैं, और 2 पावर 2 जो है वो 4 बनते हैं। तो रो और कॉलम को फाइंड करने का तरीकेकार वही है जो सिंप्लीफाइड डीएस के अंदर था। जो आउटर बिट्स थी वो रो को शो कर रही होती है, और जो इनर बिट्स होती हैं वो कॉलम को शो कर रही होती हैं। ठीक है, तो ये वही तरीकेकार है इसमें भी। ये सब्स्टिट्यूट बॉक्सेज है हमारे पास। अच्छा, तो राउंड 1 जब हमारा चलेगा तो उसके लिए राउंड 1 की इस्तेमाल होगी। ठीक है, फिर राउंड 2 जब चलेगा तो उसके लिए राउंड 2 की चलेगी। इस तरीके से जब राउंड 16 आएगा तो राउंड 16 की यूज हो चुकी होगी। तो जब हम रिवर्स में आएंगे तो जो राउंड 16 की है रिवर्स में, रिवर्स का मतलब डिक्रिप्शन बता रहा हूँ, याद रखिएगा डिक्रिप्शन का। जब हम डिक्रिप्शन करेंगे तो उस वक्त डिक्रिप्शन का जो पहला राउंड होगा उसके लिए राउंड 1 की नहीं आएगी, याद रखिएगा। उस वक्त राउंड 16 की आएगी। रिवर्स में हम चल रहे हैं, याद रखिएगा, रिवर्स अप्रोच है ये। ठीक है, रिवर्स का यही मकसद है कि जो आपके पास जो आखिरी की इस्तेमाल की थी उससे आपने पहला राउंड परफॉर्म करना है, फिर उसके बाद वाली की से जो सेकंड राउंड था, फिर इस तरीके से वापस आते आते आपने यहाँ तक आना है। तो ये डिक्रिप्शन अप्रोच थी हमारे पास, डिक्रिप्शन हमने परफॉर्म नहीं की थी। ये एल्गोरिदम दिया हुआ है, इसको भी हम डिस्कस अभी नहीं करें क्योंकि हम ये पिछली क्लास में कर चुके हैं सारा काम। ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि जो हमारे पास की होती है वो 56 में यूज कर रहे होते हैं हम। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं आपको मिलेगा कि भी इसकी 64 बिट है, प्लेन टेक्स्ट भी 64 बिट है, और की भी 64 बिट है। एक्चुअली होती 64 बिट ही है। ठीक है, लेकिन हम उसमें से कुछ बिट्स को रिमूव कर देते हैं और 56 बिट तक रहने देते हैं। वो तरीकेकार क्या होता है ये देख लें। इसमें कहीं दिया हुआ है पैरिटी बिट निकालने का। अच्छा चले, इस पे नहीं है, तो हम आगे आते हैं। अच्छा, इसमें 64 बिट, एक मिनट जरा, मैं एक एक्सेल फाइल खोलता हूँ फिर उसमें बता देता हूँ। ये आपके पास एक्सेल फाइल तो नहीं शो हो रही? अभी शो हो रही होगी जी। अच्छा, इसमें देखें, ये फॉर एग्जांपल 0 से मैं ऑनवर्ड इसको कर रहा हूँ, 64 तक मैंने ले जाना है। 42 हो गए और 68 हो गए, 65, 64। ठीक है, तो एक मिनट, इसमें से इनको मैं थोड़ा छोटा कर लूँ ताकि हमें सिर्फ समझने की ज़रूरत पड़े बस, बाकी ऐसी नहीं है कोई भी। ठीक है, ये 64 बिट की काफ़ी बड़ी हमारे पास एक वेक्टर बन चुका है। तो इसमें क्या करना होता है, ओरिजिनल 7 बिट्स जो है वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये 7 बिट, और जो 8वीं बिट होती है उसको पेरिटी बिट बना देते हैं। ठीक है, इसको हम ड्रॉप कर देते हैं, इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ। 8th बिट ड्रॉप हो गई। फिर इसके हम चलते हैं, 7 बिट्स ले लेते हैं, ये हो गया 7 बिट्स। और 8th बिट इसकी भी हम पेरिटी बिट निकाल देते हैं। ठीक है, तो फिर हम आगे आते हैं।
7 और ये पेरिटी बिट भी निकाल दी हमने, ठीक है। तो अच्छा अभी ये देख ले कि 8 मेरे पास बाइट्स हैं, 8 बाइट, ठीक है। तो हर एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, तो टोटल बिट्स कितनी हो जाएंगी? 64 बिट बनती है कि नहीं बनती? जी क्या कहते हैं, थोड़ा सा बोल ले। जी तो ये 64 बिट्स हो गई। तो हमारे पास 56 बिट्स होती हैं टोटल, ये हमने देखा था की के अंदर। तो अब हर एक बाइट में से एक एक बिट निकाल रहे हैं, देखें हो क्या रहा था। ये मेरे पास 8 बाइट्स थी टोटल यहां तक, ठीक है। तो हर एक बाइट में से मैं क्या कर रहा था, एक एक बिट पेरिटी बिट निकाल रहा था। उसकी तरतीब क्या थी कि 7 में रख लूंगा, 8वीं बिट में डिस्कार्ड कर दूंगा। तो टोटल 8 थी, इसका मतलब कि 8 बाइटें, तो 8 इसमें से बिट माइनस हो जाएंगी। 64 माइनस, सॉरी, माइनस 8 बिट निकाल दें तो कितनी बनती है? जी 56 ही बनती हैं। तो ये वाली अप्रोच होती है इसमें। बेसिकली कहीं कहीं आपको लिटरेचर में हो सकता है कि ये भी मिले कि आपको 64 बिट की होती है और 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट होता है। तो बात बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि हम उस 64 बिट की जो की होती है उसमें से जो 8वीं बिट होती है स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट, 8वीं बिट हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो जब 8 बिट हम निकाल देंगे टोटल पूरे 64 में से, तो हमारे पास 56 ही बचता है। तो इसी वजह से हम डायरेक्टली जो यूज करते हैं वो 56 बिट ही यूज कर रहे होते हैं अपने की के लिए। तो ये अप्रोच है इसकी। तो इसी वजह से कहीं कहीं आपको ये 64 बिट भी आपको नजर आएगी, ठीक है। इसमें पेरिटी ड्रॉप्स होते हैं। पेरिटी ड्रॉप करने के बाद हम इसमें क्या बचता है हमारे पास, 56 बिट ही बचती है हमारे पास, ठीक है। तो ये भी था पेरिटी ड्रॉप बिट, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8वीं बिट हम पेरिटी ड्रॉप निकाल देंगे और बाकी हमारे पास रह जाएगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को अभी हम नहीं देख रहे। और मेन चीज़ क्या है, अच्छा इसमें याद रखिएगा कि एक फीचर होना चाहिए हमारे मॉडर्न साइफर के अंदर, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं उसे, हम कहते हैं एवेलेंचे इफेक्ट, ठीक है। ये क्या चीज होती है? मीन्स अ स्मॉल चेंज इन द प्लेन टेक्स्ट और की, दोनों की बात कर जाए, ठीक है। या तो प्लेन टेक्स्ट या की के अंदर, क्योंकि की भी हम जनरेट कर रहे हैं ना। यहाँ पर देखें की जनरेशन भी हमारे पास पूरा एल्गोरिदम है, ये पूरे का पूरा एल्गोरिदम है की जनरेशन का। तो अगर हमारी एक बिट 56 में से कोई एक बिट भी अगर चेंज हो जाती है, तो हमारा एल्गोरिदम इसमें इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि उस माइनर चेंज को भी डिटेक्ट कर ले और एक एवलेंच इफेक्ट जनरेट करे। एवलेंच इफेक्ट है क्या, अभी मैं बात कर लेता हूं। इसी तरीके से जो ये वाला था, जो हम इंक्रिप्शन कर रहे थे, ठीक है। इंक्रिप्शन का भी मैकेनिज्म कहीं दिया हुआ ही होगा डिटेल में। ये जो राउंड फंक्शन हम चला रहे हैं सारे, ठीक है। तो इसके अंदर भी एक बिट भी अगर हमारी प्लेन टेक्स्ट की चेंज हो जाती है, सिर्फ एक बिट भी, तो एक बहुत बड़ा अवलंचे इफेक्ट आना चाहिए। ये एक अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हर एक मॉडर्न साइफर में होनी चाहिए। ये एईएस के अंदर भी है और डीएस के अंदर भी थी। ये है क्या चीज, अभी हम देखते हैं एवलंच इफेक्ट क्या था। अच्छा जी, तो हम बहुत आगे तक नहीं जा रहे इसमें, हमने सिर्फ, जी, avalanche effect means a small change in the plain text or key should create a significant change। बहुत बड़ी चेंज नजर आना चाहिए हमारा साइफर टेक्स्ट के अंदर। इसका मतलब है कि अगर कोई क्रिप्ट एनालिस्ट इसके ऊपर कर रहा है और उसने की ऑलमोस्ट फाइंड कर लिए, 100% नहीं है, 100% नहीं है, बट ऑलमोस्ट 90-95% उसने की जो है वैल्यूज गेस कर ली हैं, तो भी उसका जो साइफर टेक्स्ट उसको मिलेगा वो ओरिजिनल साइफर टेक्स्ट से बहुत डिफरेंट होना चाहिए। उसको
कोई हेल्प नहीं मिलनी चाहिए क्रिप्ट एनालिस्ट को, ठीक है। तो एक सिंगल बिट के चेंज करने से, ये देखें, फर्स्ट राउंड में अगर एक बिट चेंज होती है तो एक, ये डिफरेंस है हमारा, ठीक है। सेकंड राउंड में अगर एक बिट चेंज होती है तो 6 बिट का डिफरेंस पड़ जाएगा। जो साइफर टेक्स्ट जनरेट होगा उसमें जो ओरिजिनल साइफर टेक्स्ट है उससे जो डिफरेंस डिफरेंट साइफर टेक्स्ट जनरेट होगा उसमें कम से कम 6 बिट्स डिफरेंट होंगी ओरिजिनल साइफर टेक्स्ट हटकर। सिर्फ 2 बिट्स का फर्क पड़ रहा है हमारा, एक बिट का राउंड 2 के अंदर। राउंड 3 के अंदर हम बात कर रहे हैं कि एक बिट अगर चेंज हो रही है हमारी तो 20 बिट्स जो है हमारी साइफर टेक्स्ट की बदल जाएंगी, ठीक है। तो राउंड 4 के अंदर एक बिट अगर चेंज हो जाती है तो 29 बिट्स जो है हमारी साइफर टेक्स्ट में बदल चुकी होंगी, ठीक है। तो ये एक ऐसा इफेक्ट है जो कि एक मॉडर्न साइफर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो जो 100% की नहीं होगी तो 95% भी अगर सेम की हम प्रोवाइड कर देंगे तो भी ऑलमोस्ट हमें वो साइफर टेक्स्ट रिकवर हो जाएगा जो कि वो रिकवर करना चाहता है क्रिप्ट एनालिस्ट। लेकिन इसके अंदर ये फीचर डाल दिया गया कि सिर्फ एक बिट चेंज करने से ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द बिट्स चेंज हो जाती है। आप यहां देखें कि मैक्सिमम कितनी बिट्स हमारी चेंज हो गई, 39 बिट्स हमारी चेंज हो गई है। हालांकि टोटल हमारे पास कितना साइफर टेक्स्ट होता है, 64 बिट होता है टोटल, ठीक है। 64 बिट का टोटल साइफर टेक्स्ट होता है। और अगर राउंड 10 के अंदर एक बिट अगर बदल गई है हमारी किसी भी वजह से, या गलत की आ गई है हमारे पास उसमें उसको डिक्रिप्ट करने के लिए या इनक्रिप्ट करने के लिए, तो जो इफेक्ट आएगा हमारे रिजल्ट के अंदर वो 39 बिट्स चेंज हो चुकी होंगी एक्चुअल से। तो ये एक ऐसा इफेक्ट है जो कि हर एक मॉडर्न साइफर में होना चाहिए। और डीएस के अंदर भी ये रखा गया था कि सिर्फ अगर एक बिट चेंज होती है की या साइफर टेक्स्ट की या प्लेन टेक्स्ट की, साइफर टेक्स्ट भी उसमें आ जाता है क्योंकि जब डिक्रिप्ट करेंगे तो साइफर टेक्स्ट ही होगा वो। तो जब उनमें अगर चेंज आती है सिंगल बिट की तो वो ऑन एवरेज, याद रखिएगा, ऑन एवरेज हाफ बिट्स चेंज कर देता है। ऑन एवरेज का मतलब क्या है कि टोटल ये 64 बिट होते हैं और ऑन एवरेज जो है 32 बिट का डिफरेंस आएगा अगर सिर्फ एक बिट चेंज कर लेते हैं हम, ठीक है। बात समझ आ रही है कि एवलेंच इफेक्ट क्या होता है कि a small change in PTR the key should create a significant change in the ciphertext। ये एक एल्गोरिदम की प्रॉपर्टी है कि ऐसा होना चाहिए इसके अंदर कि अगर एक बिट भी हमारी चेंज होती है, अब ये देखें मुख्तलिफ राउंड्स के अंदर एक एक बिट कहीं चेंज हुई है, ठीक है। तो उनका इफेक्ट देख लें कितना सिग्निफिकेंट नजर आ रहा है आपको। हम इसे प्रूव नहीं कर रहे, ठीक है, ये ऑलरेडी प्रूवन है। अब बाकी इसके अंदर बहुत सारी चीजें और बताई हुई है कि इसकी वीकनेसेस क्या थी, दैट इज नॉट अवर टॉपिक। सिर्फ ये कंपेयर करना था कि सिंप्लीफाइड डीएस और स्टैंडर्ड डीएस में कोई डिफरेंस तो नहीं है। वो हमने देख लिया कि डिफरेंस कोई नहीं है, सिर्फ स्केल का फर्क है। वो 2 राउंड्स पे होता था, ये 16 राउंड्स पे। उसमें प्लेन टेक्स्ट जो होता था वो 8 बिट्स था, इसमें 64 बिट है। जो की थी सिंप्लीफाइड डीएस के अंदर वो 10 बिट्स की थी, इसमें 56 बिट्स की है, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसके अंदर जो सब्स्टिट्यूट बॉक्सेस 2 थे, S0 और S1 कहते थे, इसमें सब्स्टिट्यूट बॉक्सेस 8 है, S1 से लेकर S8 तक है, ठीक है। और वो 4x4 मैट्रिक्स होता था, ये 4x16 मैट्रिक्स होता है। ये सारी चीजें डिफरेंस मैंने आपको दिखा दिया है। अब अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसको हम क्लोज कर देते हैं इस टॉपिक को, डीएस को। जी, है कोई क्वेश्चन? अच्छा, तो अभी तकरीबन 16 स्टूडेंट्स है, मोर देन। नॉर्मली हारिस हम इसकी डिक्रिप्शन स्टैंडर्ड डीएस की नहीं करवाते, ठीक है। तो जो सिंप्लीफाइड डीएस है वहां पर इंक्रिप्शन हो सकती है, लेकिन हम नॉर्मली क्लास में करवाते नहीं है उसमें, क्योंकि इंक्रिप्शन अगर आपको आ जाती है तो डिक्रिप्शन भी सेम प्रोसीजर होता है, वही काम हम कर लेते हैं क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग एल्गोरिदम्स है। एक
क्लास या 3 घंटे क्लास के अंदर इनको सारा काम करवा देना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो एक जो फीचर है उसका, अगर इंक्रिप्शन अगर हम समझ जाते हैं तो डिक्रिप्शन रिवर्स प्रोसीजर होता है। तो वो रिवर्स प्रोसीजर एक्सपेक्टेशन यही होती है हमारी कि वो आप कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, तो प्रोजेक्ट की मैं बात कर लेता हूँ। अटेंडेंस तो चलो, मैं तो जो जिस सेशन में एब्सेंट होता है तो मैं एब्सेंट भेज देता हूँ। अगर किसी की एब्सेंट्स पूरी हो गई और उसको पेनल्टी लग गई या कोर्स ड्रॉप हो रहा है तो वो तो खुद जिम्मेदार होगा उसका। मैं मतलब एक मेच्योर स्टूडेंट्स को ये मैं चीज़ नहीं समझाता हूँ कि आपको क्लास में आना चाहिए, क्योंकि अभी तकरीबन पहला सेशन खत्म होने में 10 मिनट हैं और अभी तक आधे स्टूडेंट आए हैं मेरे पास। इसका मतलब है कि हाफ स्टूडेंट आर नॉट रेडी टू ज्वाइन द सेशंस। कोई बात नहीं, उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैंने मार्क्स देने होते हैं किसी जगह पर। तो अगर आप प्रोजेक्ट के लिए नहीं सीरियस तो बिल्कुल ठीक है, मैं भी सोचना छोड़ दूंगा। बट वी आर इन द 6th वीक नाउ। ठीक है, 6th क्लास हमारे ख़त्म हो रही है आज। तो अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। तो होपफुली कि मुझे नहीं चाहिए, आप दें तो अच्छी बात है, नहीं दें तो कोई मेरे लिए परेशानी नहीं होगी। मैं रिलैक्स होकर अपना कोर्स पढ़ाऊंगा और विदाउट प्रोजेक्ट मार्क्स जो 80 आपके मार्क्स होंगे 100 से रिड्यूस होके 80 में से मैंने डिसाइड करना है कि जिसको जितने मार्क्स चाहिए होंगे वो ले ले अपने। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं तो बिल्कुल भी रिलैक्स होके ये कोर्स पढ़ा लूँगा। लेकिन अगर वाकई आप प्रोजेक्ट में भी इंटरेस्टेड हैं तो याद रखें कि कल तक लास्ट डेट है। अगर आपका प्रपोजल आ गया मेरे पास थ्रू ईमेल और वो वाकई कंसिडरेबल भी हुआ तो मैं आपको परमिट कर दूंगा कि आप चलें गोवा, आप प्रोजेक्ट बनाएं अपना। और अगर नहीं है तो फिर आपकी मर्जी है, आप बिल्कुल आपकी चॉइस है, ना करें, कोई परेशानी की बात नहीं है। 80 मार्क्स में से भी कुछ पास हो सकते हैं आप लोग, नहीं पास हो सकते तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। तो लेकिन अभी मैं रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि अभी हम मिड की प्रिपरेशन करेंगे और मिड में अच्छा खासा एक बर्डन होता है। ठीक है, तो मैं ईमेल एड्रेस अपना लिख देता हूँ, अगर किसी को इंटरेस्ट हुआ तो वो मुझे ईमेल कर दे। और बाकी जो कंडीशंस हैं वो ऑलरेडी हम पहले देख चुके हैं कि प्रोजेक्ट क्या होगा। ठीक है, मैंने ईमेल आपके पास भेज दिया है और कल रात तक का टाइम है आपके पास। इफ़ यू आर विलिंग टू डू अ प्रोजेक्ट तो मुझे आप प्रपोजल भिजवा दीजिएगा और मैं रिव्यू कर लूँगा। अगर वाकई डूएबल आपका हुआ प्रपोजल तो मैं आपको गो एड दे दूंगा, नहीं तो फिर आपको कमेंट्स तो दे ही दूंगा। ठीक है। अच्छा जी, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये तो हमारी लास्ट क्लास की रिवीजन थी। तो आज हम देखते हैं, आज हमने किसको देखना है जी। चैप्टर 5 एईएस। ठीक है, तो एईएस क्या चीज़ है। मैंने जिस तरह पहले बता दिया कि ये डीएस ब्रेक हो गया था 1997 में फर्स्ट टाइम, जो ऑफिशियली क्लेम किया गया था। ठीक है, मे भी कि उससे पहले हुआ हो, लेकिन 1997 में ऑफिशियली क्लेम किया गया था कि ब्रेक हो चुका है। तो उसके बाद से ही जो एनआईएसटी था, एनआईएसटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, उसने अल्टरनेट पे सोचना शुरू कर दिया था। और उन्होंने जो रिसर्चर्स थे उनको उन्होंने कह दिया था कि आप अपने प्रपोजल सबमिट करें। ठीक है, तो बहुत सारे रिसर्चर्स जो थे उन्होंने अपना अपना काम किया, अपने अपने जो प्रपोज एल्गोरिदम थे वो सबमिट कर दिए। और जो एनआईएसटी था उन्होंने सबको रिव्यू किया। फाइनली एक एल्गोरिदम जो था, दो बेल्जियम के आई थिंक मेरा ख्याल है थे, शायद बेल्जियम के दो रिसर्चर थे, उनका जो प्रपोजल था वो उनको पसंद आया। लेकिन ये वो एग्जैक्टली एईएस वो नहीं है जो उन्होंने प्रपोज किया था। ठीक है, ये उसकी मॉडिफाइड वर्जन है। लेकिन उस एल्गोरिदम को एडाप्ट किया गया। फायदा क्या था कि सिंप्लीफाइड भी था और सिक्योर भी था, दोनों चीजें थी। सिंप्लीफाइड, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसके अंदर, हम देखेंगे। तो सिर्फ एक ये वाला जो राउंड है, इसके अलावा जितने राउंड आप देखेंगे वो कहेंगे, आप कहेंगे सर इतना बचकाना एल्गोरिदम और अभी तक ब्रेक क्यों नहीं हुआ। तो ये हम कमेंट्स बाद में इस पे बात कर लेंगे। लेकिन सिर्फ एक ये जो फंक्शन है इसको छोड़कर बाकी तीनों बहुत आसान से हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं। जिस तरह हमने डीएस का भी देखा था,
लेकिन उसमें और मसला था कि वो फिएस्टल था, मतलब स्वेपिंग करवाता था। इसमें स्वेपिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ब्रेकिंग भी नहीं है इसके अंदर कि टू हाफ्स क्रिएट करे, लेफ्ट हाफ को अलग रखे, राइट हाफ को अलग रखे, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल सिंप्लीफाइड है ये। लेकिन अभी हम देखेंगे तो पता लगेगा। अच्छा, तो ये 2001 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, ठीक है, एईएस को। और 2001 से अब तक 2021 आ चुका है, 20 साल ऑलमोस्ट हो रहे हैं। तो ये अभी तक स्टैंडर्ड चल रहा है, तो इसका अल्टरनेट अभी तक सामने नहीं आया कोई, ठीक है। और नॉन अटैक्स भी अभी तक नहीं है। डेफिनेटली जिस दिन पहले दिन आया होगा उसी दिन से इसके ऊपर अटैक शुरू हो गए होंगे, ये नहीं है कि अभी भी नहीं हो रहे, अभी भी हो रहे हैं। और बहुत सारे लिटरेचर में आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे कि इसके ऊपर ये अटैक किया जा सकता है, किया जा सकता है। वो सारी पॉसिबिलिटीज जरूर हैं, लेकिन इस वक्त तक उसको ब्रेक करने का जो है कि 100% ये ब्रेक हो गया है, वो अभी तक क्लेम नहीं सामने आया। इस वजह से ये स्टिल इंडस्ट्री में एज एन स्टैंडर्ड काम कर रहा है अभी, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, मैंने जिस तरह पहले बताया 2001 में ये हो चुका था। एक मिनट। 2001 में हो गया था। और ये एक सिमेट्रिक साइफर है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि एक ही की यूज होती है इनक्रिप्शन के लिए और वही की डिक्रिप्शन के लिए होती है। और साथ में ब्लॉक साइफर भी है। इसका मतलब है कि एक फिक्स लेंथ की इनपुट लेगा प्लेन टेक्स्ट की, और उसी साइज का वो जो है साइफर टेक्स्ट निकालेगा। तो ये वही चीज है। और इसने के रिप्लेस किया है डीएस को, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर एक और चीज इस्तेमाल होगी जिसे फाइनाइट फील्ड, या हम देखेंगे बहरहाल इसको हम किस तरीके से हैंडल करते हैं। सिंप्लीफाई तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। अच्छा, अब इसमें इसका सिंप्लीफाइड वर्जन मैं आज दूंगा आपको, उस पे आपने खुद काम करना है। मैं स्टैंडर्ड वर्जन पे काम करवा रहा हूँ, ठीक है। सिंप्लीफाइड वर्जन जो है एईएस का, वो एकेडमिक्स में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो वो मैं आपको आज दे दूंगा, लेकिन हम जो काम करेंगे वो स्टैंडर्ड डीएस जो है एईएस है उसी के ऊपर करेंगे हम, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, द साइफर टेक्स प्लेन टेक्स साइज ऑफ द 128 बिट्स। अब ये देखिए, ये डबल है उसके जो डीएस था, उसमें 64 बिट की हमारे पास प्लेन टेक्स्ट का ब्लॉक होता था, ये डबल है उससे, याद रखिएगा, ठीक है। उसमें 8 बाइट थे, मैंने आपको एक्सेल पे भी दिखाया था, ये 16 बाइट इसे हम कह सकते हैं। और की जो है वो देखें, ये सॉरी, की 16 ये बाइट्स के अंदर है, ठीक है। 16 है, 24 या 32, बहुत बड़ा साइज है इनका, ठीक है। तो अगर इस तरीके से हम बिट्स में पढ़ें तो 128 बिट की कम से कम की होगी इसकी। मिनिमम की का लेंथ जो होगी वो 56 होगी, जबकि उसके अंदर कितनी थी, 56 थी इसके अंदर, डीएस के अंदर। तो ये डीएस से काफी स्ट्रांग है। ये दोनों चीजें आप कंपेयर कर ले, ये प्लेन टेक्स्ट का साइज है और ये उसकी की का साइज था। और यहाँ पर देख ले 128 बिट की जो है ये प्लेन टेक्स्ट उठा रहा है, और 128 बिट की का साइज है मिनिमम। लेकिन इसका जो एक और वर्जन है वो ये बता रहा है कि 192 बिट की आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसको 24 बिट कहते हैं। या फिर आप 256 बिट की यूज कर सकते हैं। बहुत बड़ा स्पेस है, बहुत बड़ा स्पेस, ठीक है। 256 बिट, इसे हम 32 बिट की भी कहते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से इनके अलग अलग नाम रखे गए। एईएस 128, 128 का मतलब ये है कि ये इसमें की कौन सी इस्तेमाल होगी। प्लेन टेक्स्ट सब में एक जैसा, ये याद रखिएगा, प्लेन टेक्स्ट चेंज नहीं है। प्लेन टेक्स्ट या जो ब्लॉक है इसका जो आप इनक्रिप्ट करेंगे वो फिक्स्ड है। सिर्फ की मल्टीपल ऑप्शन है हमारे पास, या तो आप 128 बिट की इस्तेमाल करें, या आप 192 बिट की इस्तेमाल करें, या फिर आप 256 बिट की इस्तेमाल करें, ठीक है। तो इसी वजह से इनके नाम बदल जाते हैं। एक को हम कहते हैं एईएस 128, एईएस 192 और एईएस 256। तो ये नाम किस वजह से, डिपेंडिंग ऑन द की लेंथ, की के लेंथ के हिसाब से। अच्छा जी, तो यहाँ तक हो गई बात। फिर हम आगे चलते हैं। स्टेट क्या होती है और क्या होता है आगे हम सबसे पहले इसको मैं मिटा दूं।
क्लियर। अच्छा, इसमें जो प्लेन टेक्स्ट होगा वो हमारा एक वेक्टर होगा, कॉलम वेक्टर कहते हैं इसे, ठीक है। इस तरीके से की भी जो होगी वो भी हमारी एक वेक्टर होगी, ठीक है, जो कि कॉलम वेक्टर ही होगा हमारे पास। अच्छा, मैं इसको कॉलम वेक्टर रो वेक्टर अपने हिसाब से समझ कर रहा हूँ, आप इसको कॉलम वेक्टर तो नॉर्मली हम यूं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मेरे कॉलम वेक्टर कहने का मतलब क्या है, इसमें कॉलम्स में हमारे पास डेटा है, रो एक ही है हमारे पास, ठीक है। तो इस पर्सपेक्टिव में आप इसको याद कीजिएगा कि हमारे पास जो इसमें अगर आप इसको रो वेक्टर भी कहते हैं तो ठीक है, चले खैर, ठीक है। इसको कॉलम वेक्टर वाली टर्मिनोलॉजी को हम हटा देते हैं अभी, ठीक है। ये रो है, ठीक है। हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट होगा या जो की होगी वो नॉर्मली जिस तरह मैं कहता हूं कि जी आप अपनी आईडी उठाएं। आईडी कितनी है आपकी, फॉर एग्जांपल 5 डिजिट्स की है, इसका मतलब है कि 5 बाइट्स आपके हो जाएंगे आईडी से। फिर मैं कहता हूं कि ये आप कोर्स का नाम उठाएं, क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी में फॉर एग्जांपल 10 कैरेक्टर्स होते हैं फॉर एग्जांपल, तो 10 और 5 मिलकर ये 15 बन जाते हैं, ठीक है। या अगर क्रिप्टोग्राफी में अगर 11 कैरेक्टर्स हैं तो 11 और 5 मिलकर ये 16 बन जाते हैं। हमें बेसिकली 16 बाइट्स ही चाहिए होते हैं, ठीक है। तो मैं इस तरीके से आपको एज अ असाइनमेंट दे देता हूँ। उसमें आपने अपनी आईडी और कोई कोई एक वर्ड को मिलाकर आपने एक प्लेन टेक्स्ट बनाना होता है या की बनानी होती है। तो वो हम नॉर्मली किस में लिख रहे होते हैं, रो वाइज लिख रहे होते हैं। तो लिखते हम ऐसे ही हैं, लेकिन आगे क्या होगा, उस रो को हमने कन्वर्ट करना होता है स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। और स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि वो किस तरीके से होगा, ये 4x4 का मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। 4x4 का मैट्रिक्स बन जाएगा। अब ये मैट्रिक्स जो है इसको हम कहते हैं स्टेट, याद रखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, स्टेट, ठीक है। ये इनिशियल स्टेट होगी, फिर हर राउंड के अंदर ये स्टेट बदलती जाएगी। ये स्टेट जीरो के लिए से फॉर एग्जांपल ये स्टेट जीरो है, तो जब इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे तो ये स्टेट वन बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि अभी न्यू स्टेट आ गई है इसकी। तो स्टेट की जो टर्म यूज हो रही है इसके अंदर, स्टेट का मतलब क्या है कि ये जो आपकी मैट्रिक्स है ये किसी ऑपरेशन किसी फंक्शन से गुजरने के बाद एक न्यू स्टेट में चला जाता है, ठीक है। तो ये इसकी स्टेट वन हो गई। इस तरीके से ये स्टेट टू हो जाएगी, ये स्टेट टू का मतलब नेक्स्ट स्टेट हो जाएगी, ये इसकी नेक्स्ट स्टेट हो जाएगी। तो स्टेट इस तरह से हम कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है कि इसमें क्या होता है, एक स्टेट एरे होता है विच इज मॉडिफाइड एट ईच स्टेज, ठीक है। जो स्टेट है हमारी वो एक मैट्रिक्स है हमारा, और वो हर स्टेज पे मॉडिफाई होता जाएगा, ठीक है, इंक्रिप्शन हो या डिक्रिप्शन हो। आफ्टर द फाइनल स्टेज स्टेट इज कॉपीड टू एन आउटपुट मैट्रिक्स। जब फाइनली हम पहुंच जाएंगे, सारे राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो जो हमारी स्टेट होगी वो हम अपने आउटपुट मैट्रिक्स के अंदर लेंगे और उसको हम फिर रो वेक्टर बना देंगे, ठीक है। तो आउटपुट इस तरीके से होगी। आज हम करके देखेंगे इसको इंशाल्लाह। ये भी देख रहे हैं आप, या आखिरी हमारे पास